has revived, Yes. revived history. Right, and at the moment with us to come back to politics, which is our favorite subject, that of course was films. We have from the Congress party, we have Mr. Rakesh Shetty. Rakesh Shetty साहब नमस्कार. नमस्कार 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 सर, जय हिंद, वंदे मातरम. धन्यवाद. राकेश शेट्टी साहब, मैं अभी प्रियंका गांधी जी का एक भाषण सुन रहा था, बड़ा जोरदार, मतलब क्या करें, जोशीला भाषण. इनफैक्ट शी इज चैलेंज द बीजेपी टू अरेस्ट हर. उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कह रही हूं कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग कायर हो, ये हो वो हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करो. लेकिन क्या भाषण था सब, मजा आ गया सुन के. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. वी मे और मे नॉट एग्री विद व्हाटएवर शी सेड, बट आई हैव नेवर सीन हर सो एंग्री. मैंने कभी प्रियंका जी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा पहले. राकेश शेट्टी साहब. देखिए राजू जी, नमस्कार. सबसे पहले बात, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सोनिया जी है या राहुल जी है, प्रियंका जी है, या इनके जो पूर्वज है, जो हमारे दो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी को या राजीव गांधी जी, इनको खुशी कब होती थी? जब देश संपन्न हुआ, लोगों में भाईचारा रहे, नौकरी लग रही है. और ये नाराज कब होते हैं? जब इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है. एक सब्जी वाला जाता है मंडी में और वो आप देखते हैं कि टमाटर नहीं खरीद पाता है क्योंकि 160 रुपया किलो है. इनको नाराज होना है, ये इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि देश की जनता नाराज है, और देश की जनता का जो विचार है वही इनके भाषणों में आपको सुनने को मिले जी. आप जानते हैं कि इंदिरा जी की जो हत्या हुई जी, या राजीव जी ने जो इस देश के लिए बलिदान दिया, इनका किसी का जमीन का मामला नहीं था, किसी पड़ोसी के साथ किसी का पार्किंग का इशू नहीं था. इन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की. ये परिवार, आज बहुत दुख होती है जब व्हाट्सएप में ऐसे लोगों के बारे में बहुत ही गंदी बात लोगों के बीच में फैलाया जाता है. आप देखिए, आज राहुल जी को भारतीय जनता पार्टी का पूरा मशीनरी करोड़ों रुपया खर्चा करके, मैंने सुना कि एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है गुड़गांव के पास, जहाँ पे 200 यंगस्टर्स बैठे हुए, लड़के लड़कियां बैठे हैं, जो पूरी टाइम राहुल जी को सोशल मीडिया में कैसे ट्रोल करे, इसके लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है. और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से 9 साल में राहुल जी का इमेज टैंपर करने का कोशिश किया जी, दुरुस्त. मगर आपने देखा कि राहुल जी अपना चुपचाप अपना काम करते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे, और 5.5 महीना 3,500 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा करके डायरेक्ट लोगों को संपर्क कर अपनी एक अलग छवि बनाने का काम किया है. और ये एक और बात आपको बताता हूं, जब भी गांधी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आता है, जैसे आपको मैं इंदिरा जी का बात करता हूं कि इंदिरा गांधी जी जब राजनीति में नहीं आई, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मौत के बाद, आप जानते हैं कि वो जूनियर मिनिस्टर बने गई. उनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट दिया गया जी. तो जब कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठती थी, तब सबसे बड़े हमारे उस समय कांग्रेस में लीडर थे मुरारजी देसाई जी जी. तो बाद में, उससे पहले वो महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ थे, तो मुख्यमंत्री भी रहे और देश के बाद में प्रधानमंत्री भी बने. तो पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री में जब ये बातचीत होती थी, तब वो इंदिरा गांधी को हिंदू करके बुलाते थे और डांट फटकारते थे. और तब उस समय का मीडिया इंदिरा जी को टैग वर्ड लाइन दे दिया था कि गूंगी गुड़िया जी. गूंगी गुड़िया बोलते थे कि वो बोल नहीं पाती. और उसके बाद जब उनको मौका मिला, रेस्ट इज हिस्ट्री की अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में उनको देवी का दर्जा दिया, और हमने देखा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान की 2 टुकड़ा की और एक अलग बांग्लादेश का निर्माण किया जी. उसके बाद राजीव जी, जब दुर्भाग्यवश जब इंदिरा जी की हत्या हुई और राजीव जी जब आए और नया टेक्नोलॉजी की वो बात की, तब लोग टिंगल करते थे, उनको बोलते थे कंप्यूटर बॉय. और इतना आधुनिक, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है टाइम्स ऑफ इंडिया करके,
और हम सब जानते कि उसके एम्प्लॉयज भी मोर्चा निकाले थे कि ये कंप्यूटर्स को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उस समय ऐसा गारंटी की एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम करेगी और इसलिए लोग देश में बेकारी बढ़ेगी। मगर हम सब ने देखा कि राजीव गांधी जी ने लाइसेंस राज हटाया और कंप्यूटर को इंडिया में लाने का मार्ग जिसको सरल बनाया। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले नारायण मूर्ति जी का जो इन्फोसिस आप जानते हैं कि इन्फोसिस की फॉर्मर चेयरमैन है, वो बता रहे थे कि राजीव गांधी आने से पहले देश में एक कंप्यूटर लाने का है आपको तो एक लाइसेंस लगता था, और उनको 5 कंप्यूटर लाने के लिए लाइसेंस के लिए 2 साल दिल्ली पार्लियामेंट का चक्कर लगाना पड़ा। 2 साल ना? आज आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। वो चीज इतनी सरल हुआ क्योंकि तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ओपन कर दिया, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर राकेश शेट्टी साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसमें कोई फैक्ट्स के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रियंका जी ने कहा, ये कल का भाषण है उनका या आज सुबह का भी, ये मुझे याद नहीं है, कि भाई राहुल गांधी जी के पिताजी के ऊपर यानी राजीव गांधी के ऊपर सवालिया निशान तक लगाना तो ठीक है कि भाई वो कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को क्या मालूम है कि उसका पिता कौन है, इतना तक बोल दिया। मतलब ये क्या है सर, ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, मतलब ये समझ में नहीं आया। मैं उसी पे आ रहा था राजीव बजाज साहब कि राजीव गांधी के बाद आप आते सोनिया जी पे आए, तब जी फॉरेन ओरिजिन का बात किया। मगर सोनिया जी ने देखा कि पूरे देश में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जाकर, और उस समय वाजपेयी जी और एडवाणी जैसे नेतृत्व थे देश में, उनको हरा के उन्होंने यूपीए 1 का स्थापना की। और उसके बाद राहुल जी जब आए तो अभी राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर कटाक्ष करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2024 में जब राहुल जी को एक बड़ा महत्वपूर्ण पद इस देश के लोग देंगे, तब पूरा का पूरा छवि और इमेज चेंज हो जाएगा। राकेश शेट्टी जी, मगर राकेश शेट्टी जी, इंडिया टुडे सर्वे, he does not say PM, इंडिया टुडे सर्वे जो है, सर्वे एज ऑन टुडे पूरे वापस बोल दे, वापस मोदी बैक अगेन 2024, एंड रिजल्ट्स भी उन लोग पिन पॉइंट किए कि 306 एनडीए विल गेट 306, द इंडिया विल गेट 193, महाराष्ट्र में 20 फॉर एनडीए एंड 28 फॉर एमवीए इंडिया। तो रिजल्ट्स ऑलरेडी चल रहा है राकेश शेट्टी जी, हाउ आर यू गोइंग टू, ऑलरेडी पोल्स आ रहा है, ब्यूगल बज रहा है, मोदी जी वापस प्राइम मिनिस्टर और 300 पार इस पार, and BJP they said will get around 287 seats, that is what they say. Now you will say you don't, survey आप believe नहीं करते, how do you see that राकेश शेट्टी जी? सर, आप 2013 का चुनावी भाषण मोदी जी का निकालकर YouTube में रहेगा, आप देख लीजिए, और परसों के दिन 15 अगस्त के दिन का भाषण आप मोदी जी का सुन लीजिए, आपको पता चलेगा जो राग जो रोना 2013 में था वही 10 साल बाद 2023 में भी वही आप रो रहे हो, वही भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, वही परिवारवाद का कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 9 साल प्रधानमंत्री होने, सीएजी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 7,50,000 करोड़ का घोटाला रोड स्कैम हुआ है। कोई मीडिया इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। जिस सीएजी ने 2G, 3G, जीजाजी सब स्कैम बोलते थे, वो आज चुप क्यों बैठी है? आज नितिन गडकरी जी के ऊपर सवाल और निशान आ गए हैं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आया है। 7,50,000 करोड़। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सिंपल रूल है, देश में कहीं पे भी आप हाईवे बनाइए तो 18 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर, ये रेट तय है। 15 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर से 18। आप जानते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का पर किलोमीटर कॉस्ट आया है 250 करोड़ पर किलोमीटर। 18 करोड़ पर किलोमीटर कहां पे है और 250 करोड़ पर किलोमीटर कहां पे है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के, जो कहते हैं कि हम बहुत ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश का जनता बच्चा जान रहा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार रोड डिपार्टमेंट में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर नाक के नीचे हुआ है। शेट्टी साहब, वी जस्ट एनालाइजिंग 2019 में जो
परसेंटेज ऑफ वर्ड्स जो हम लोग कास्ट वाइज, अपर कास्ट में बीजेपी अराउंड 52% ऑफ अपर कास्ट उनको वोट्स मिला था, अपर ओबीसी में 41, लोअर ओबीसी में 48, एससी 34, एसटी 44%। तो यहां पर सब जगह कांग्रेस को उन्होंने मात दिया था, कांग्रेस को पीछे रख दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार उठा रहे महिला, दलित, ओबीसी, एससी एसटी, अल्पसंख्यक are in danger, means atrocities against them are increasing। आज शायद राहुल गांधी जी ने भी आवाज उठाया कि मुसलमान के खिलाफ बहुत ये सरकार इज एक्टिंग, बहुत सारे इंसिडेंसेस हो गए अगेंस्ट द मुस्लिम्स। नाउ हैव यू गॉट एनी स्ट्रेटजी इन प्लेस टू सी दैट ये सब सेक्शंस में किस प्रकार बीजेपी को बीट करे? हाउ डू यू सी शेरी साहब? देखिए, आपने अगर माचिस की तीली जला ली ना और फिर बंदर के हाथ में दे दी तो वो सब जगह आग लगाएगा और अपने घर पे भी आग लगाई देगा। जब आप नफरत फैलाना शुरू करते हो फिर ये रुकेगा नहीं। पहले हिंदू मुस्लिम्स कर रहे थे, अभी जाति में विवाद चालू हो गया है। ये कुक्के और मेहताई समाज का जो झगड़ा है, जैसे आप जानते हैं कि मणिपुर में जो चल रहा है, हम देख रहे सुन रहे, तो मेहताई समाज के मैक्सिमम लोग हिंदूस है, कुकी समाज के जो माइनॉरिटी लोग है ये मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियंस है। तो वहां पे जो हो रहा है ये सब जगह शुरू हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, हाल ही के दिन में बजाज साहब को मैंने बताया, कोल्हापुर में आज तक कभी ऐसा दंगे की बात नहीं हुई। वहां पे अभी इतने सालों बाद देश आजाद होने के, मतलब देश में जब रॉयट्स हुआ तब नहीं हुआ, मगर अब वहां पे रॉयट्स करवाने की कोशिश हो रही है। हरियाणा में कभी रॉयट्स नहीं हुआ, वहां पे रॉयट्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज आप लोगों को डेवलपमेंट का मॉडल नहीं दे पा रहे हो, आप उनको सड़क नहीं दे पा रहे, आप उनको बिजली सस्ता खाना नहीं दे पा रहे, आपका जो प्रोमिसेस थे वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो आपके पास दो ही मार्ग बचा है, या तो फिर हिंदू मुस्लिम करो या इंडिया पाकिस्तान करो। ये छोड़ के पास जो आपके पास कोई और मुद्दा नहीं, डेवलपमेंट का कोई मॉडल नहीं है, आपके पास कोई भी एफडीआई से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इसलिए इनका पास वही दो प्रोग्राम है, हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान। इसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास कोई मुद्दा नहीं है और देश की जनता ये देख रही है। 2014 में इनका जो वोटर था, 2019 में जो वोटर था, आप देखिए, मैं बोलता हूँ 4 to 5% पैराडाइम शिफ्ट होगा इस बार और देश का युवा इंडिया जो गठबंधन बनेगा उसकी तरफ वोट डाले। लेकिन ये बताएं शेट्टी साहब, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा आपसे सर्वे के बारे में, ये इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है। सी वोटर अप टिल नाउ हैज बीन समवॉट एक्यूरेट in their predictions with regard to the election. I understand the 2024 election is quite some time away, अभी 8 महीने बचे हैं, काफी आगे, लेकिन फिर भी ट्रेंड्स तो मालूम पड़ जाते हैं सर। ओपिनियन जो अभी चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इन्होंने वैसे ही सर्वे कर दिया होगा या किसी के कहने पे किया होगा? पूछ रहा हूं आपसे। सी वोटर, आपको ध्यान होगा बजाज साहब, कर्नाटका चुनाव में सी वोटर का सर्वे अगर हम सब ने देखा है तो उन्होंने कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी ने नहीं दिया था। हम लोगों ने दी थी, हम लोगों ने दी। आप लोग ने दिया, आप लोग का सर्वे करेक्ट बैठा, मगर सी वोटर सर्वे नहीं था हमारा। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वहां पे स्थानीय पत्रकार जो हैं, उनके विश्लेषण के ऊपर उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी उससे यह साफ जाहिर था कि कांग्रेस को मतलब इट विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये सबको मालूम था, एंड इट विल गेट अ वेरी बिग मेजॉरिटी। ये सारी दुनिया को मालूम था, सीधी बात। तो सी वोटर उस समय भी आपको पता है कि जैसा बजरंग दल को बैन करने की बात हुई तो वैसा उन्होंने अपना सर्वे का रिजल्ट बदलना शुरू कर दिया। उनको ऐसा लगा कि बजरंग दल मतलब बजरंग बली, ऐसा उन्होंने समझ लिया और वोट शिफ्ट होगा, मगर सी वोटर को हमने गलत साबित किया है। वो करेक्ट, आपकी बात ठीक है। वो 125 से आपको 110 पर ले आए थे, करेक्ट, दुरुस्त बात जी। तो 2023 में भी वो लोग गलत थे और 24 में हम इनको गलत साबित करवा देंगे। तो 24 में आपके मुताबिक जो इंडिया अलायंस है, तकरीबन ये लोग तो बोल रहे हैं इंडिया अलायंस को 196 मिलेंगे, 193। यस बजाज साहब, हमारा तो एक सिंपल है, कांग्रेस पार्टी आज कोई लार्जर पिक्चर नहीं देख रहा है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का हमारा सर्वे, वी आर कॉन्फिडेंट कांग्रेस पार्टी
अपने बलबूते पे 150 प्लस आराम से अचीव कर लेगा। जैसा हमने 150 प्लस अचीव कर लिया तो इस देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर अगर आप 150 प्लस अचीव कर लेते हैं, विच मीन्स बीजेपी कम्स डाउन टू अराउंड 160 और 140 फ्रॉम 303। अगर ऐसा होता है तो मतलब 50% वोट कम हो जाएंगे बीजेपी के, 50% सीट बीजेपी की कम हो जाएंगी। कहने का मतलब ये हुआ अगर आपकी 150 के ऊपर जाती हैं तो। और हम लोग एक और बात, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर आप देश का सर्वे देखोगे तो करीबन 225 सीट्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सामने सामने लड़ने वाली है, बाकी सब अलायंस में जाएगी। मगर ये आप देखते हैं कि और कांग्रेस का होप्स उतना ही है कि हम लोग इस बार 150 प्लस पार करेंगे। शरी साहब, whenever the elections come close, तभी आपके ही खुद के कांग्रेस के लीडर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पहले से ही मणिशंकर अय्यर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मणिशंकर अय्यर जी का बहुत बड़ा ये योगदान रहा है योगदान रहा है। तो आज भी वो किताब लिखे हैं, He's talked about everything including राजीव गांधी किस प्रकार से शाह बानू को हैंडल किया, राजीव गांधी अयोध्या को हैंडल किया। आगे जाके बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव was BJP's first prime minister. So all these things that he talks in his books, will it really create good things for the Congress or will it again create problems for the Congress? Because we have seen it, history has shown us, whenever Manishankar Aiyar or Digvijay Singh does something close to the elections, that Congress is going good and suddenly एक break है जो बोलते हैं ना big they crash against something, crash landing हो जाता है। Now how do you see that? How are you going to control these things? He says सोनिया गांधी ने बोला था मुझे किताब लिखने के लिए, तो क्या होगा? ऐसे ही सीनियर लीडर जिस प्रकार से एक एक काम कर रहे हैं, कांग्रेस के इंटरेस्ट के खिलाफ है या इंटरेस्ट के फेवर में है ये? देखिए, जैसा आपको पता है कि मणिशंकर अय्यर नो डाउट एक समय पे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और अभी भी है, मगर रेलेवेंस आदमी का खत्म हुआ होते जाता है, प्रायोरिटीज खत्म होते। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात में उन्होंने एक अपशब्द नरेंद्र मोदी जी को कहा था, हम सब इससे वाकिफ है, और उसके बाद कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर को दूर कर दिया था पार्टी से, और उनको उस समय पे कुछ समय के लिए उनको कहा भी था कि कांग्रेस के आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है तो आपको इस तरीके का भाषा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जहां तक आपका सवाल है कि 2014 में मणिशंकर अय्यर के कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मैं इस पे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूं। 2014 में आप जानते हैं कि 12, 13, 14 ये 3 साल में देश में एक ऐसा माहौल कांग्रेस के खिलाफ बनाया गया, आम आदमी पार्टी हो, मीडिया हो, अन्ना हजारे हो, रामदेव बाबा हो, जो 70 रुपए का पेट्रोल को 35 में देने वाले थे, ब्लैक मनी लाने वाले थे, सब बात थी। तो ये सब जुमले इन्होंने दिया, और उस समय मेरे को लगता कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं और अडवाणी जी होते या राजनाथ सिंह होते, कोई भी प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ 2014 में बन सकते थे। 2019 में हाँ मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी का लोगों ने दोबारा अच्छा मेजोरिटी पे वोट पे लेके आए। अब फिर 2024 में ये कड़ी परीक्षा है नरेंद्र मोदी जी का कि अपने कामों के जरिए क्या वो आ सकते हैं। मगर मैं यही देख रहा हूं कि जिस लॉस है होते, मतलब आप देश में जीडीपी ग्रोथ देखो, डेवलपमेंट देखो, एम्प्लॉयमेंट रेट देखो, क्या उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया क्या, ये और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा है कि नहीं, ये सब फैक्टर्स आप जब देखते हो, मुझे ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी हैज फेल्ड टू कमिट व्हाटएवर ही हैज कमिटेड टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। एंड सबसे बड़ी बात, जहां पे नरेंद्र मोदी जी एक टाइम पे करप्शन के खिलाफ बात करते थे, आज ये दिखाई दे रहा है कि जितने करप्ट लोग थे अलग अलग पार्टियों में, वो सबको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर सबसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। लेकिन आज की तारीख में जैसा आपने सीएजी रिपोर्ट की बात करी, सीएजी रिपोर्ट ने कोई 7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रेड फ्लैग किए हैं, 7। आज की तारीख में जो मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो उसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जैसा आपने कहा 2013 में मीडिया में और कुछ आता ही नहीं था, हर रोज एक नया स्कैंडल, हर रोज एक नया स्कैंडल, एवरी डे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी हो रहा था। आज क्यों नहीं हो रहा है सर, ये तो बताएं। देखिए, जैसे आप बजाज साहब आप जानते हैं कि देश में
2014 से अगर हम शुरू करेंगे ना, एक डर का माहौल है। आप मानो या ना मानो, देयर इज अनरिटन, यहाँ पे एक इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है जो दिखाई नहीं देता। और ये दिखाई तब देखता है जब कोई पत्रकार अपना न्यूज चैनल्स के जरिए अगर इनके खिलाफ बात करता है तो सबसे पहले अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अगर कोई न्यूज चैनल फिर भी, जैसे सूरत में जब कोविड के मामले थे और वहां पे शवों के पूरा लाइन लगा हुआ था, एक न्यूज़पेपर ने दिखाया तो उनको सीबीआई ईडी का रेड करवा दिया। देखिए, देश के वरिष्ठ जितने एडिटर्स हैं वो सब ने अपना आज यूट्यूब चैनल खोल दिया, क्योंकि कोई भी बड़े बड़े जितने न्यूज चैनल्स है आज इट इज कंट्रोल्ड बाय बिजनेसमैन। आधा से ज्यादा चैनल्स आप देखिए, नेटवर्क 18 ये सब अंबानी साहब के पास है, एनडीटीवी जैसा चैनल आपके अदानी साहब के पास है। अब इनके खिलाफ बोलेगा क्यों? आज बिजनेसमैन न्यूज चैनल्स को कंट्रोल कर रहा है। सर, खिलाफ की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग द फैक्ट्स। सीएजी की अगर रिपोर्ट आई है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए वेदर इट इज करेक्ट, बिकॉज आफ्टर ऑल व्हाट इज द सीएजी? सीएजी इज एन ऑडिटर, इट्स अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो ऑडिट में क्या क्या निकला है वो सामने आना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग। चलिए सर, ये तो बात हो गई, लेकिन चलते चलते ये तो बता दें, अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को आपकी मीटिंग होने वाली है मुंबई में इंडिया अलायंस की। क्या प्लान है सर उसके लिए? हमारे ऑफिस के साथ में ही है, कुछ 5 मिनट दूर है बिल्कुल। कुछ ही समय पहले हम लोग उसी तैयारी में थे। देश के तमाम इंडिया जो गठबंधन बना है उसके तमाम लीडर मुंबई में आने वाले हैं और होस्ट उद्धव ठाकरे जी है, आदित्य ठाकरे जी है, और हम सब उसमें तैयारी में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपने शरद पवार जी का नाम नहीं लिया। शरद पवार जी का नाम क्यों नहीं लिया? एक बिकॉज आज पूरे दिन वही चल रहा बोले कि एनसीपी टूटा नहीं है, एनसीपी देयर इज नो ब्रेकअप इन द एनसीपी। अजित पवार स्टिल द लीडर, अजित पवार स्टिल लीडर। अपना आज इंटरव्यू चल रहा है, उसी समय शरद पवार जी का भाषण कोल्हापुर में चालू है लाइव, और शरद पवार जी आज कोल्हापुर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और दिन ब दिन ये पता चल रहा है, जैसे कि लोगों को स्पेकुलेशन था कि अजित पवार और शरद पवार साथ में है, आज वो भाषण अगर आप सुन रहे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एक वर्टिकल शिफ्ट हुआ है और शरद पवार पूरी तरह इंडिया के साथ है और इंडिया को इस देश में स्थापित करने का वो काम कर रहे हैं। राकेश शेट्टी, सब लोग थक गए, कांग्रेस के लीडर्स भी ये एक्सप्लेन करते करते थक गए। आज हम लोग देख रहे थे नाना पटोले जी, विजय विदेटीवार, वो भी थक गए समझाते लोगों को, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर विदेटीवार जी को बोला ना, मगर हम लोग भी सोच रहे हैं कि कभी कभी छुप छुप के मिलते हैं, कितने बार छुप छुप के मिलते हैं, फिर ऐसे बयान दे देते हैं, फिर पलटते हैं सवेरे शाम। तो आपको भी ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, और खास करके शरद पवार जी और अपने ही कार्यकर्ताओं को कन्विंस करने मुश्किल पड़ रहा है कि कभी मिल रहे हैं, बोलते हैं फैमिली रिलेशन है इसलिए हम इसको नेता मान रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डाइजेस्ट। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू डू दिस? राकेश शेट्टी साहब, उसको कवर अप करके प्रेस करके बोलना नहीं नहीं हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही है, कब तक करेंगे? शरद पवार जी का फेवरेट गेम क्रिकेट है, इसलिए मैं समझता हूँ वो हमेशा लोगों को एंटरटेन करने हुए रहते हैं और मीडिया को खासकर हुक कर मारते हैं, कभी सिक्सर कभी बाउंड्री मार लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये चलता रहेगा जब तक चुनाव नहीं आता है। So what Mr. Shetty is actually saying is that since Mr. Sharad Pawar's favorite game is cricket, actually he told me his favorite game is kabaddi, but that's a separate issue. Therefore, and cricket, as you know, is a game of glorious uncertainties. So Sharad Pawar ji likes to keep everybody uncertain about his motives. Right, that's just about it. Thank you so much, sir. Rakesh Shetty Saab, it's been a great pleasure talking to you. Namaskar and all the very best. All the very best for the 31st and first meeting over here in Mumbai. Thank you very much. Namaskar. Thank you, sir. Thank you. Yeah, but the only thing